हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 10th भूगोल का चैप्टर 1 पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है भारत, संसाधन एवं उपयोग। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में जो संसाधन है और उनका उपयोग कैसा है, यानी कि इस चैप्टर में हम लोग समझने के वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों का मेन फोकस होगा ये जानना कि संसाधन कहते किसको है, और फिर देखेंगे कि संसाधन का उपयोग किस कार्यों के लिए किया जाता है, यानी कि क्यों किया जाता है। और वो भी मेन फोकस किसके ऊपर होगा? भारत के ऊपर होगा, यानी कि भारत में जितने भी संसाधन हैं उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, ये समझने वाले हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों, ये जो वर्ड है संसाधन, इसका मतलब पता होना चाहिए कि संसाधन कहते किसको हैं। तो अगर साधारण भाषा में ये बोला जाए बच्चों कि संसाधन किसे कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका उपयोग मानव अपने जीवन को आसान बनाने के लिए करता है, उस चीज़ को क्या बोलेंगे? संसाधन बोलेंगे। सिंपल टर्म्स में क्या बोल सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बात की जाए पानी का, ठीक है, एग्जाम्पल किस चीज़ का लेते हैं? पानी का। पानी का उपयोग ह्यूमन बींग्स करता है ना। जैसे आदमी है वो पानी का उपयोग बहुत सारी चीज़ों के लिए करता है, जैसे पीने के लिए, नहाने के लिए, खेतों की सिंचाई करने के लिए, या फिर इंडस्ट्रीज में यूज करता है। तो पानी हमारे लिए क्या कहलाएगा? जो वाटर है वो क्या कहलाएगा हमारे लिए? संसाधन कहलाएगा। उसी तरीके से और भी जो चीज़ें, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं या लैपटॉप से पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहा है? आपके स्टडी को, आपके पढ़ाई को क्या बना रहा है? आसान बना रहा है और उसमें मदद कर रहा है। तो मोबाइल या जो लैपटॉप है वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा? एक संसाधन का काम करेगा। उसको क्या बोलेंगे? संसाधन बोलेंगे। जिस पेन से आप लिख रहे हैं, जिस कलम का आप उपयोग कर रहे हैं लिखने के लिए, जिस कॉपी पे लिख रहे हैं, वो कॉपी, पेन, वो सारा का सारा सब के सब क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। या फिर हम लोग कहीं एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए कोई भी बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं। गाड़ी का उपयोग करते हैं, बाइक का उपयोग करते हैं, साइकिल का उपयोग करते हैं, बस का उपयोग करते हैं, कार का उपयोग करते हैं। तो ये सारी के सारी क्या कहलाएंगे हमारे लिए? संसाधन कहलाएंगे। यानी कि अगर सोचा जाए कि कोई भी ऐसी वस्तु जिसका उपयोग मानव क्या करता है? अपने फायदे के लिए करता है, उस वस्तु को क्या बोलेंगे? संसाधन बोलेंगे। ठीक है। तो संसाधन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि संसाधन का मतलब क्या होता है। अब देखेंगे कि भारत में ये संसाधन है क्या, और किस प्रकार के संसाधन कितने प्रकार के होते हैं और उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे न्यू है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। और एक बात और क्लियर कर देते हैं कि क्लास 10th के जो सोशल साइंस है, जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, और क्या है, राजनीति शास्त्र हो गया, इन सारे सब्जेक्ट्स का कंप्लीट वीडियो आपको मिलने वाला है। ठीक है। तो क्लास 10th के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स का इस पे कंप्लीट वीडियो मिलेगा। तो अगर आप क्लास 10th में हैं तो बेफिक्र होकर सोशल साइंस की तैयारी कर सकते हैं, आपको कंप्लीट चैप्टर मिलने वाला है। ठीक है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब देखो, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको भी बताइए, उनको भी मदद मिलेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको समझते हैं। तो क्या बोले यहाँ पे कि संसाधन का महत्व। अब तो हमने देख लिया कि संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है। अब संसाधन का महत्व है क्या? संसाधन समझ लिया कि संसाधन किसे कहते हैं। अब संसाधन का महत्व क्या है? तो देखो क्या बोला है कि आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? जाहिर सी बात है, हम लोग क्या करते हैं? अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं क्या हैं? संसाधन है। हमने क्या बताया था कि मानव क्या करता है? अपने जीवन को आसान बनाने के लिए जीवन अपनी लाइफ में बहुत सारी वस्तुओं का उपयोग करता है। ये सभी के सभी वस्तुएं क्या कहलाएंगी? संसाधन कहलाएंगी। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकता है, यानी कि संसाधन जो है भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। जहां तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर संसाधन बन जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ तथा वनस्पति, वन्य जीव तथा जलीय जीव मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, या तो भौतिक तरीके से प्राप्त होता है या फिर जैविक तरीके से, यानी कि जो जीव से प्राप्त होता है, जैसे जिनमें लाइफ होता है, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जिनमें क्या होता है? जीवन होता है, लाइफ होता है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो जानवर हो गया, पेड़ पौधे हो गए, या फिर बहुत सारे जीव हैं, तो उनका भी हम लोग क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स उपयोग करता है कि नहीं करता है? तो
जैसे अगर खेतों की जुताई करने के लिए ह्यूमन बींग्स क्या करता है, बैल का उपयोग करता है। तो बैल क्या है, एक जैविक जैविक प्राणी है, यानी कि जीव है। तो उसका भी उपयोग खेत की जुताई करने के लिए करें तो क्या बैल हमारे लिए संसाधन होगा कि नहीं होगा। देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो ह्यूमन बींग्स है, आदमी है, वो क्या करता है, घोड़ा का उपयोग करता है घोड़ा गाड़ी खींचने के लिए, या फिर घोड़े की सवारी करने के लिए, रनिंग करने के लिए। तो घोड़ा क्या हो जाएगा, जैविक ये बोलते हैं जैविक संसाधन हो जाएगा। उसी तरीके से और अगर देखें, पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे भी क्या है, जैविक संसाधन है। और भौतिक संसाधन में क्या क्या आ जाएगा, तो भौतिक संसाधन में आ जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल देखा जाए तो भूमि हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, ये सब के सब क्या कहलाएंगे, भौतिक संसाधन कहलाएंगे। तो संसाधन क्या है, दोनों तरीके के हैं। कौन कौन, एक भौतिक और दूसरा जैविक। तो भौतिक क्या होते हैं और जैविक क्या होते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है कि उपरोक्त क्या बोला है यहाँ पे कि उपरोक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीक के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। अब बात करें यहाँ पे कि कोई भी या तो भौतिक संसाधन या जैविक संसाधन तभी ह्यूमन बींग्स उसका उपयोग कर पाता है जब जब किसका हेल्प लिया जाए, तकनीक का हेल्प लिया जाए। तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी, यानी कि जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तकनीक नहीं है, तब तक हम जो भी रिसोर्सेज है, या तो भौतिक रिसोर्सेज या फिर अगर बात की जाए जैविक रिसोर्सेज, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं बन पाते हैं। ठीक है। अब देखो अनादिकाल से ही अरण्यों में वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे। फॉर एग्जाम्पल क्या बोले यहाँ पे कि अनादिकाल से ही अरण्यों में वनस्पति एवं वन्य जीव उपलब्ध थे। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण कर रहे हैं। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था। किंतु क्या बोले यहाँ पे कि सदियों से ही अगर देखा जाए तो अरण्य का मतलब क्या होता है, जंगल। अरण्य का मतलब क्या होता है बच्चों, जंगल। तो क्या बोला है कि जंगलों में अगर बात की जाए तो सदियों से मतलब बहुत समय पहले से ही वनस्पतियों जीव उपलब्ध थे, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी नहीं था, तकनीक नहीं था। उसी तरीके से आगे ये बोला है कि जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से विचरण कर रहे थे। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पृथ्वी के गर्भ में पड़ा हुआ था। किंतु उस समय के आदि मानव में तकनीक का ज्ञान का अभाव था, यानी कि तकनीक का जो ज्ञान है, टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान है, वो उसका क्या था, अभाव था। इसलिए वो लोग ये जितने भी रिसोर्सेज था बच्चों, उसको वो लोग उपयोग नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। इस वृद्धि ने मानव के ज्ञान अर्जन की दर में त्वरित वृद्धि किया, और इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीक को पाकर ज्ञानी मानव बन गया। यानी कि जब ह्यूमन बींग्स के पास क्या आया, टेक्नोलॉजी का नॉलेज आया, तो वो क्या कहलाने लगा, ज्ञानी मानव कहलाने लगा। ठीक है। वह पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। और क्या बोला है कि पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का, यानी कि पर्यावरण में जितनी भी वस्तुएं उपलब्ध थी, उन सभी वस्तुओं का जनप्रिय तकनीक, यानी कि ऐसा टेक्नोलॉजी, ऐसा तकनीक जो कैसा हो, जनप्रिय हो। जनप्रिय मतलब लोग उस अगर हम उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं तो लोगों को नुकसान ना हो, वैसे टेक्नोलॉजी को क्या बोलेंगे, जनप्रिय टेक्नोलॉजी। तो क्या बोला है कि जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में क्या हो गया, मानव सक्षम हो गया टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जब पर्यावरण में मानव द्वारा जनप्रिय तकनीक का प्रयोग होता है तब सभ्यता विकसित होती है। और हम लोग क्या जानते हैं कि जब मानव द्वारा क्या किया जाता है, जनप्रिय तकनीक का, जनप्रिय कहने का मतलब क्या है कि वैसा तकनीक जिसका उपयोग करने पे मानव को क्या बोल सकते हैं कि नुकसान न हो, वैसे टेक्नोलॉजी को क्या बोलेंगे, वैसे तकनीक को क्या बोलेंगे, जनप्रिय तकनीक। और क्या बोले यहाँ पे कि अंततः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है बच्चों, सभ्यता। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जनप्रिय तकनीक का उपयोग होने से क्या होता है, सभ्यता विकसित होती है। यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है, सभ्यता। सभ्यता का मतलब क्या होता है आप लोगों के लिए, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 10th में आए हैं, तो मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, सभ्यता का मतलब क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और बताना है कि सभ्यता का मतलब क्या होता है। अगर आप कमेंट सही करेंगे तो आपको हार्ट दे देंगे, और अगर पता चल जाएगा कि आपका सही है, और नहीं सही होगा तो हम बता देंगे आपको कि सभ्यता का मतलब क्या होता है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है कि सभ्यता का मतलब क्या होता है। ठीक है। अब देखो
आगे क्या बोला है बच्चों कि वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। अगर देखा जाए बच्चों तो क्या बोला है यहाँ पे कि वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन का कथन है, उल्लेखनीय है, संसाधन होते नहीं हैं बल्कि संसाधन बनते हैं। यानी कि एक प्रसिद्ध भूगोलविद हैं जिनका क्या नाम है, जिम्मरमैन। उन्होंने कहा है क्या कि संसाधन होते नहीं हैं बल्कि संसाधन बनते हैं। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी क्या माना जाता है, संसाधन माना जाता है। यानी कि वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो सेवा का मतलब क्या होता है, सर्विस। तो सर्विस को भी क्या माना जाता है, संसाधन माना गया है। कोई गायक या कवि या चित्रकार अपने क्रियाकलाप से धनार्जन एवं स्वयं को संतुष्ट करता है, तब उसके द्वारा ये कार्यकलाप भी क्या माना जाएगा, संसाधन माना जाएगा। यानी कि यहाँ से देखिए गायकी करना भी, यानी कि गाना गाना भी क्या है, गाना गाना क्या है, सर्विस का काम है। तो ये भी क्या कहलाता है, संसाधन कहलाएंगे। ठीक है, कवि का कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी भी क्या है, संसाधन है। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है। अब बात करोगे कि क्या ह्यूमन बींग्स को, यानी कि मानव को अपने फायदे के लिए बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करता है तो वो तो संसाधन कहलाएगा। तो क्या मानव भी तो मानव के काम आता है। अगर एक टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए पढ़ा रहा है तो क्या एक टीचर भी संसाधन कहलाएगा, तो बिल्कुल मानव भी क्या है, एक संसाधन है। खुद भी मानव भी क्या है, एक संसाधन है। फॉर एग्जांपल अगर हम आपको टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो एक टीचर जो पढ़ा रहा है वो भी क्या कहलाएगा, संसाधन हो जाएगा बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चों का काम आ रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पास ज्ञान होता है कि जिसके सहारे वह किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। अतः यह धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। यानी कि पहले क्या माना जाता था बच्चों, लोग मान लेते थे कि जो संसाधन है ना वो प्रकृति का गिफ्ट है, प्रकृति ने हमें गिफ्ट में दिया और गिफ्ट दिया है तो हमको उसको लूट लेना चाहिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोहन कर लेना चाहिए, उसका एक्सप्लॉइटेशन कर लेना चाहिए। यानी कि प्रकृति में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है उसको जम के उपयोग करो। इससे क्या होने लगा, जो नेचर है वो क्या होने लगा, डिग्रेड होने लगा, उसमें क्षरण होने लगा, उसका नुकसान होने लगा। ठीक है, अब देखो संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। यानी क्या बोला है यहाँ पे कि संसाधन जो है वो किसी भी देश का क्या होता है, मेरुदंड होता है। मेरुदंड कहने का मतलब क्या होता है, बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी जिसे बोला जाता है। ठीक है, तो अभी हमने देखा दोस्तों कि क्या बोला गया है कि संसाधन किसी भी देश का क्या होता है, मेरुदंड होता है। अब मेरुदंड कहने का मतलब क्या हुआ, हमने मेरुदंड का मतलब क्या होता है, मेरुदंड का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। यानी कि आदमी का जो शरीर है वो सीधा खड़ा होता है, स्ट्रेट खड़ा होता है। तो और सारा का सारा जो मतलब पूरे बॉडी को होल्ड करने का जो पावर होता है वो किसके पास होता है, मेरुदंड के पास होता है। यानी कि रीढ़ की जो हड्डी होती है, बैकबोन जिसे बोला जाता है, वो होता है। तो इंग्लिश में बोलते हैं बैकबोन और हिंदी में बोलते हैं क्या, मेरुदंड। यानी कि जिसपे पूरे शरीर का लोड हो और वो क्या करे, पूरे बॉडी को होल्ड करके रखे। उसी तरीके से एक देश की जो अर्थव्यवस्था होता है, यानी कि एक देश की जो आर्थिक स्थिति होती है वो मजबूत बनाने का काम कौन करता है, तो वो करता है संसाधन। अगर किसी भी देश के पास संसाधन है, यानी कि संसाधन करने का मतलब क्या है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वाटर भी हो गया, सॉयल हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगी, संसाधन कहलाएंगी। तो जिस कंट्री के पास बहुत बड़ी मात्रा में ये जितने भी संसाधन है अगर उपलब्ध है, वो कंट्री क्या होगा, उतना ही रिच होगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या करा है, क्या बोला है कि संसाधन विपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाते हैं। यानी कि जो वैसे देश जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, यानी कि संसाधन से क्या है, विपन्न है। इसका जस्ट उल्टा एक वर्ड आता है क्या, संपन्न। संपन्न का मतलब क्या, जिसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो उसको क्या बोलते हैं, संपन्न बोलते हैं। और जिसके पास वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हो उसको क्या बोलेंगे, विपन्न। तो वैसा देश, वैसा राष्ट्र जो किस चीज़ से विपन्न है, यानी कि उस देश के पास अगर संसाधन नहीं है तो वो क्या हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाता है, यानी कि पीछे हो जाता है। और भी देश डेवलप्ड हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, लेकिन जिस कंट्री के पास संसाधन नहीं होता है वो क्या हो जाता है, पिछड़ जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकसित करते हैं। और ये भी बात है, ये सच्चाई है। एग्जाम्पल के तौर पे भी हम लोग देखेंगे कि अगर किसी भी देश के पास बहुत बड़ी मात्रा में संसाधन है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा का पूरा डेवलप्ड ही हो जाएगा। और अगर किसी देश के पास संसाधन की कमी है तो वो पिछड़ ही जाएगा, वो अपना नया तरीका अपनाएगा। उसके पास बहुत सारे तरीके हैं डेवलप्ड होने के। और क्या बोला है, फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है। फॉर एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे क्या है कि
हमने क्या पढ़ा कि किसी भी देश के पास अगर संसाधन है, संसाधन ही देश का बैकबोन है, संसाधन ही देश की मेरुदंड है, संसाधन ही देश की रीढ़ की हड्डी है। तो अगर हम बोले कि संसाधन देश की रीढ़ की हड्डी, इसका मतलब जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा संसाधन होगा वो उतना ही रिच होगा, उतना ही डेवलप्ड होगा। तो ये कुछ ही हद तक सही है। पूरे हद तक बोल दें कि नहीं नहीं जिसके पास होगा वो संपन्न ही हो जाएगा, ये कोई ज़रूरी भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जिस कंट्री के पास संसाधन नहीं है वो डेवलप नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसका एग्जांपल दिया गया, कौन से देश का, तो जापान का एग्जांपल दिया गया। किसका एग्जांपल दिया गया बच्चों, जापान का एग्जांपल दिया गया। और इसमें क्या बताया गया है कि जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है, किंतु इनके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने सबल हैं कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। यानी कि संसाधन की कमी होने के बावजूद भी इसके पास क्या है, मानव संसाधन है। क्या है, अपने यहाँ के लोगों को इतना ट्रेंड किया, इतना उसको सबल बनाया, जिससे कि जो तकनीक की दृष्टि में, टेक्नोलॉजी के मामले में भी जापान आगे है। अभी देखो जापान को देखोगे तो एकदम छोटा सा कंट्री, इंडिया के मामले में देखोगे तो बहुत ही छोटा कंट्री है, एक आइलैंड कंट्री है, एक छोटा सा कंट्री है। लेकिन अगर बात की जाए टेक्नोलॉजी के मामले में क्या है, बहुत आगे है। जैसे देखोगे हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन बना रहा है ना, कौन बना रहा है, जापान की मदद से बन रहा है। तो जापान में बुलेट ट्रेन का टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत पहले आ चुका था। बहुत सारे कार्स हैं जो कहाँ से आते हैं, जापान से आते हैं, जापान की कंपनियां हैं। तो जापान का देखोगे तो कार के मामले में या फिर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में क्या है, जापान बहुत ही आगे है। बुलेट ट्रेन देख रहे हो इंडिया में, इंडिया इतना बड़ा कंट्री होने के बावजूद भी, इतना संसाधन अवेलेबल होने के बावजूद भी इंडिया टेक्नोलॉजी में उतना आगे नहीं है जितना कि क्या कौन है, जापान है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद क्या बोले कि इतने सबल है कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का कैसा उपयोग किया है, तो विवेकपूर्ण उपयोग किया है। क्या उपयोग किया है बच्चों, विवेकपूर्ण। विवेकपूर्ण मतलब दिमाग सोच समझ करके उपयोग किया है। और विकसित देशों की श्रेणी में क्या है, खुद को खड़ा पाता है। अतः किसी देश के विकास में भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन भी क्या है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। विविध संसाधनों के माध्यम से मानव नियंत्रक की स्थिति में रहता है। यानी कि जितने भी संसाधन अवेलेबल हैं उससे मानव क्या हो जाता है, नियंत्रक की स्थिति में होता है। यानी कि उसको कंट्रोल करता है, उसको डिसाइड करता है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे उपयोग करना है। ठीक है, अब देखो क्या बोला है यहाँ पे कि नियंत्रण की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, भौतिक यानी कि तकनीकी एवं संस्थाओं के बीच अंतर संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। इसे चित्र संख्या 1.1 से क्या किया गया है, समझाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस फिगर में देख करके यहाँ पे समझ सकते हैं कि मानव क्या है, केंद्र में है इसका। और मानव क्या करता है, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं को एक इस तरीके से कोऑर्डिनेट करता है, उसमें अंतर संबंध स्थापित करता है कि प्रकृति में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल है वो उसके लिए क्या बन जाते हैं, संसाधन बन जाते हैं, उनका उपयोग कर पाता है। ठीक है, अब देखो इससे और इसके आगे क्या पढ़ना है बच्चों, तो इसके आगे पढ़ना है हमें संसाधनों का वर्गीकरण। तो इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर, ये जो चैप्टर है वो समझ में आ रहा होगा। इसमें मेन 3-4 चीज़ें समझने वाली थी। पहला ये समझना था कि संसाधन कहते किसे हैं, फिर समझना ये था कि संसाधन जरूरी क्यों है, और फिर ये भी समझना था, ये पॉइंट क्लियर होना था कि अगर किसी देश के पास बहुत बड़ी मात्रा में संसाधन है तो वो देश क्या है, मजबूत माना जाता है। प्लस में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी भी देश के पास बहुत बड़ी मात्रा में संसाधन है तो विकसित होगा, और जिस कंट्री के पास नहीं है वो नहीं विकसित होगा। तो ये भी जो चीज़ें हैं, ये भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।